भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम बिलाईखार में आदिवासी युवाओं के लिए कबड्डी और वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके शामिल हुए, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विधायक संजय उइके इसी कड़ी में ग्राम जैतपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों से संवाद करते हुए कोविड संकट काल में उनके माध्यम से किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से उन्होंने एम्बुलेंस और ऑक्सीजन प्लांट की सौगात क्षेत्र को दी है। पिछले 1.5 साल से भाजपा सरकार सत्ता में काबिज होने के कारण लंबे समय तक प्रभारी मंत्री नहीं होने से बस्ती विकास और खनिज निधि की राशि लैप्स हो गई, जिसका उपयोग नहीं किया जा सका। इस वजह से क्षेत्र के विकास में परेशानी भी हुई है। चूंकि अब प्रभारी मंत्री नियुक्त हो गए हैं, तो जल्द से जल्द क्षेत्रीय विकास के लिए राशि जारी हो, इसका भी वे प्रयास करेंगे। 1-1.5 साल का वो समय निकल गया, फिर से कोरोना आ गया। अभी हमारे पास केवल 2.5 साल का समय है। 2.5 साल के इस समय में, जैसा हमारे सभी सम्मानित साथियों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो हमारे चुनाव के समय के आश्वासन रहे हैं, बड़े बड़े आश्वासन तो नहीं, छोटे छोटे ही आश्वासन रहे हों, चाहे मंच के रहे हों, पानी के रहे हों, बिजली के रहे हों, छोटे छोटे जो आश्वासन रहे हैं, उन आश्वासनों को पूरा करना ये मेरी भी जवाबदारी है। और मेरे पास अभी 2.5 साल का समय है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि विधानसभा चुनाव के समय जो आपने आश्वासन दिए हैं, उसको मैं समय रहते पूरा करूं। ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेरी जो विधायक निधि आती है, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो हमने सबसे पहले चुनाव के समय जो आश्वासन दिए हैं, मैं विधायक निधि उसी में खर्च करूं। विधायक निधि इस बार हमारी 50 लाख रुपए की कटौती हुई है। किसान ट्रैक्टर ओनर संघ की आवश्यक बैठक गोंडवाना भवन बैहर में संपन्न हुई। बैठक में सूरज ब्रह्मे, सेवानिवृत्त प्राचार्य FS कमलेश और आदिवासी नेता बैराग सिंह टेकाम प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें यह बताया गया कि बैहर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसका अधिकांश भूभाग वनों से घिरा हुआ है। यहाँ 5वीं अनुसूची भी लागू है। इसके बावजूद किसानों और ट्रैक्टर चालकों को आए दिन अधिकारी कर्मचारी परेशान करते हैं। रेत, गिट्टी, मुरूम आदि के परिवहन के दौरान अक्सर इन ट्रैक्टर चालकों को पकड़कर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। इस कारण कई परिवार रोजगार के अभाव में परेशान होते हैं। उन्होंने मांग की है कि क्षेत्र के ट्रैक्टर चालकों के लिए मिट्टी, मुरूम खदान की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही इस क्षेत्र में रेत परिवहन पर रॉयल्टी मुक्त किया जाए। साथ ही इस क्षेत्र को रेत परिवहन के लिए रॉयल्टी मुक्त किया जाए, जिससे कि गरीब आदिवासी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बना सके। कि बैहर आदिवासी बहुल क्षेत्र है।
इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है और इस क्षेत्र में व्यापार के कोई साधन नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। इस कारण यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के द्वारा बैंक से फाइनेंस करवाकर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए ट्रैक्टर क्रय कर अपनी रोजी रोटी तथा ट्रैक्टर में लगे लेबरों के 10 परिवार की रोजी रोटी चलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अधिकारियों द्वारा उन्हें समय समय पर पकड़कर जुर्माना लिया जाता है, जो इस क्षेत्र के आदिवासियों पर एक प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, जो निंदनीय है। इस क्षेत्र में अनुसूचित 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची जल, जंगल और जमीन तथा खनिजों पर अपना अधिकार सुनिश्चित करती है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में संविधान के नियमों को भी दरकिनार कर कुछ अधिकारियों द्वारा अपनी तानाशाही रवैया चलाते हुए हमारे इस क्षेत्र के सीधे साधे ट्रैक्टर ओनरों को ट्रैक्टर पकड़कर परेशान किया जा रहा है। एक ऐसी सड़क जिसकी पहचान गौरव के तौर पर स्थापित हो, लेकिन गर्व करने जैसी कोई बात नहीं। एक ऐसी सड़क जिसके निर्माण पर 12 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए हो, लेकिन संधारण के लिए नगर पालिका के पास पैसा नहीं। एक ऐसी सड़क जिसके निर्माण से पहले ही स्थानीय नेता ये कसीदे गढ़ रहे थे कि ये बालाघाट की सबसे खूबसूरत और चमचमाती सड़क होगी, लेकिन आज जब इस सड़क पर बदनुमा दाग लग गए और सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई तो इस पर सवाल उठाने के लिए तो तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आइए समझते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। सुंदर नगर बनाने के लिए 12 करोड़ 90 लाख की लागत से बनाए गए गौरव पथ का हाल बेहाल है। बारिश के बदनुमा दाग जैसे तैसे मिट गए, लेकिन अब उनके स्थान पर बड़े बड़े गड्ढों ने जगह बना ली है, जिससे इस सड़क पर राहगीरों का सफ़र मुश्किल हो गया है। गौरव पथ की मौजूदा स्थिति पर आखिरकार शहर के नागरिक क्या कहते हैं, वाहन चालक क्या कहते हैं, यही जानने का हम प्रयास करते हैं। रोड तो ख़राब है, यहाँ जगह जगह पे गड्ढे हैं, गाड़ी धीरे ले जाओ तो पटकाती है। रोड की हालत सही नहीं है। क्या परेशानी जाती है आप जैसे वाहन चालकों को? परेशानी तो बहुत है जी, धीरे निकलना पड़ता है, दचके में चका जाता है तो गाड़ी पलटने का भी डर है। यानी रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। गौरव पथ की यह स्थिति अंबेडकर चौक से काली पुतली चौक, मोती नगर चौक और जय स्तंभ चौक के मध्य देखने मिल रही है। बारिश होने पर इस सड़क में गड्ढों से बचना मुश्किल हो जाता है, तो वही बारिश के बाद इन गड्ढों पर चलना परेशानी से कम नहीं। कुल मिलाकर शहर की सड़कों का यह हाल जनप्रतिनिधियों के साथ ही शासन प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि बीते 5 बरस में सड़क का संधारण नहीं किया जा सका। सड़क की गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठे। इन सवालों से बचने ठेकेदार को कई मर्तबा नोटिस भी जारी हुए, लेकिन सड़क की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। केवल नोटिस की नौटंकी में आदेश दबते चले गए, चाहे पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी का कार्यकाल हो या फिर अनिल धुआरे का अध्यक्षीय कार्यकाल। इन दोनों के कार्यकाल में तैयार हुआ गौरव पथ आज भी भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन कार्य की दुहाई दे रहा है। शहर को एक सुव्यवस्थित सड़क दिलाने के लिए नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा साल 2010 में गौरव पथ नाम की एक सड़क बनाने की कवायद शुरू की गई थी। 2017 में गौरव पथ का निर्माण पूरा हुआ और इस पर करीब 12 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए।
लेकिन आज सड़क की हालत जो बनी हुई है, इसी को लेकर हम जानना चाहते हैं पब्लिक से कि आखिर वे इस सड़क की दुर्दशा पर क्या कुछ कहते हैं। कमल किशोर राउत। राउत जी, आप स्थानीय नागरिक हैं, ये बताएंगे कि जिस गौरव पथ का नाम दिया गया था बालाघाट शहर की सड़कों पर जो कार्य किया गया था, आज क्या इन सड़कों की हालत को देखकर आपको गर्व महसूस होता है? जैसा कि मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि गौरव लायक कोई बात हो। गौरव पथ एक ऐसा नाम दिया गया था जो बालाघाट ज़िले के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म था। इसके पूर्व में जहां हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश रंगलानी जी के कार्यकाल में शायद स्वीकृत हुआ था और माननीय नगर पालिका अभी वर्तमान अध्यक्ष श्री अनिल धुआरे जी के कार्यकाल में बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे अंबेडकर चौक में खड़े हो जाइए, से जय स्तंभ चौक से मोती गार्डन होती है, गुरु नानक भवन तक भी देखिए, यहाँ आपको इतने गड्ढे मिलेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि पेड़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखरखाव रखेंगे, उसका भी आप देख लिए भट्टा बाहर है। डिवाइडर की बात की है तो डिवाइडर भी ऐसे बने जैसे कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो गौरव पथ एक गोबर पथ के जैसे मैं इसको मान्यता दूंगा, क्योंकि बालाघाट ज़िला एक मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नाम के तौर पे होता है, लेकिन आज हमारा बालाघाट ज़िला एक छोटा सा शहर के रूप में सिमट के रह गया है। देखिए, कहीं ना कहीं नगर पालिका पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है और हम मांग करते हैं बालाघाट ज़िले के नागरिक होने के नाते कि जल्द से जल्द बालाघाट ज़िले में जितने सड़कें खस्ताहाल रूप ले चुकी है, नगर पालिका उन पर ध्यान दे और तुरंत इन रोडों का सुधारने का काम करे। अध्यक्ष रमेश रंगलानी जरूर इसके निर्माण से पहले कसीदे गढ़ते रहे, लेकिन आज जब हमने उनसे चर्चा की तो इस सड़क की हालत पर उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इतना जरूर कहा कि वे प्रशासन में बैठे लोगों से इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार वे कितना प्रयास करते हैं इस सड़क के संधारण को लेकर। कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ठेकेदार है, ठेकेदार का भी थोड़ा सा रोल ठीक नहीं रहा। उतने अच्छे ढंग से काम मैं तब भी चिल्लाया था और भरत यादव जब कलेक्टर थे यहाँ पर तो मैं तो जिलाध्यक्ष था उस समय, बीजेपी अपना नगर पालिका अध्यक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ध्यान ये दिया था कि भाई, और वहाँ से हमने कलेक्टर से वो भी दिलवाया था, उसको थोड़ा सा चेतावनी भी दिलवाई थी कि जो अपना यहाँ का रोड है मोती नगर का, तो वो उस समय वो ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो हमने बोला था भाई इसको तुमको जब तक नहीं बना के दोगे तुम्हारा पेमेंट रुका रहेगा। रोड बनने से पहले काफ़ी चर्चा रही, आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जनता को ये बताया कि एक चमचमाती सड़क बनेगी। आप आज रोड जब खराब हो गई तो आज क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे आप अब उठाएंगे आगे? मुझे ये बताओ कि जो हमारा प्रस्ताव था, आज तक बालाघाट में इस प्रकार का कोई रोड का कोई प्रस्ताव था नहीं। बिल्कुल। अब वो हमारा 13 करोड़ कम की राशि तो नहीं है, 12 करोड़ 90 लाख रुपया, और हमारे लिए कि भाई ये यहाँ से वहाँ तक बनेगा, क्या बोलते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज तक बनेगा, इधर वहाँ तक बनेगा, बना है वार्ड नंबर 30 उसमें वो बना। लेकिन ये साला थोड़ा क्या होता है, ये जो डामर के रोड है, देखो इसमें एक नेचर भी होता है कि जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आया, पानी को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है संधारण? उसका होना चाहिए ना प्रॉपर ढंग से, नहीं, ताकि तो वो बनी रहे था स्थिति। अब देखिए क्या है, अभी जनप्रतिनिधि भी बैठे नहीं हैं। देखो मैं बताऊं सही, क्या होता है कि जनप्रतिनिधि जवाबदार होता है, एक जवाबदेही रहती है जनता के प्रति। अब आज तो स्थिति दूसरी है ना। सड़क की खस्ताहाल से हर कोई वाकिफ तो है, लेकिन जवाबदेह अधिकारी इसके संधारण में कोई रुचि नहीं दिखा रहे। नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया कहते हैं कि जब तक शहर की जनता टैक्स जमा नहीं करेगी, सड़क का संधारण करना मुश्किल है। क्या कारण मानते हैं सर संधारण नहीं होने का? नहीं, संधारण अभी कोविड-19 की वजह से आर्थिक स्थितियाँ प्रभावित हुई है ना, तो इसका हम प्रपोजल बना रहे हैं
और इसमें अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उनसे भी निवेदन किया है कि हमें राशि दी जाए, किसी प्रकार से किसी मत से हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि हम गौरव पथ और शहर की सभी रोडों को संधारण प्रॉपर कर पाएँ। ये तो कोविड की स्थिति 2 साल से बनी हुई है, लेकिन रोड तो लगभग 7 साल हो चुके हैं सर बनी है, तो फिर संधारण बीच बीच में होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो पाया? नहीं, कोविड की वजह से क्या है कि हमारे यहाँ पे ऐसे रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, जैसे कि अभी 11 करोड़ के लगभग है ना, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स है, जो हमें समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो ये अगर इसमें से ऐसे 4-5 करोड़ भी हमें मिल जाता है तो हम प्रॉपर सारे कामों को प्रॉपर कर पाएंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि गौरव पथ पर नाच करने जैसी कोई बात नहीं। करोड़ों का खर्च करने के बावजूद नगर पालिका के पास इसके संधारण के लिए धनराशि नहीं, तो वही जनप्रतिनिधियों के पास इस सड़क की खस्ताहाल स्थिति को समझने का कोई समय नहीं। ऐसे में भला गौरव पथ का संधारण कब और कैसे होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा।